मूविंग फॉरवर्ड टू कैपेसिटी एंड ओवरहेड रेट्स। जब हम ओवरहेड रेट्स डिटरमाइन करने जाते हैं ना, तो ओवरहेड रेट इज कैलकुलेटेड व्हाइल टेकिंग कैपेसिटी लेवल्स। ठीक है, तो मेरे को एक पर्टिकुलर कैपेसिटी लेवल एज्यूम करना पड़ता है, उसी की मदद से मैं ओवरहेड रेट निकालती हूँ। अब कैपेसिटी लेवल एज्यूम करना है तो मेरे को ये पता होना चाहिए कि भाई कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटी लेवल्स हैं और इनमें से कौन सा हम एज्यूम करें फॉर कैलकुलेटिंग आवर ओवरहेड रेट। तो अभी हम देख रहे हैं कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटी लेवल्स हमारे पास अवेलेबल है। इसको समझने के लिए एग्जाम्पल देखो, आप सीएमए की प्रिपरेशन कर रहे हो, सीएमए की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके पास दिन में 24 घंटे होते हैं ना, उसमें से 6 घंटे हटा दो सोने के, बचे 18 घंटे। 18 घंटे पढ़ाई किया करो हर रोज। क्यों तुम इतना कम पढ़ाई करते हो? 18 घंटे मैक्सिमम पढ़ाई तुम कर सकते हो, वो पढ़ाई किया करो। दिस इज आवर मैक्सिमम और थियोरेटिकल कैपेसिटी, जो पहुंचना बिल्कुल बहुत ज्यादा मुश्किल है। मतलब यहाँ तक तो हम पहुंच भी नहीं सकते। हर रोज 6 घंटे बस सोए, 24 घंटे में से कुछ और ना करें और 18 घंटे तक सिर्फ पढ़ते रहे, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ठीक है, दिस इज आवर मैक्सिमम और थियोरेटिकल कैपेसिटी। इसके बाद जो हमारी मैक्सिमम और थियोरेटिकल कैपेसिटी होती है, उसमें से अगर अनअवॉइडेबल इंटरप्शंस को मैं हटा दूं, जैसे कि आपका खाना खाना, आपका फ्रेश होना, ये सारी चीजें अगर मैं हटा दूं क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए, तो उसके बाद मेरे पास बढ़ जाती है प्रैक्टिकल कैपेसिटी। अगर प्रैक्टिकल कैपेसिटी में से मैं जो आइडल टाइम में पिछले सालों में, पिछले महीनों में करते आई हूँ, मेरा जो आइडल टाइम चला जाता है, फालतू का टाइम वेस्ट हो जाता है, वो अगर मैं हटा दूं तो मेरे पास आती है नॉर्मल कैपेसिटी, दैट इज आवर 8 आवर्स जो हम नॉर्मली पढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगर मेरे को अपनी करंट सिचुएशन के हिसाब से कैपेसिटी निकालनी, करंट सिचुएशन मतलब अभी एग्जाम्स आने वाले हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि भाई 2 घंटे तो एक्स्ट्रा पढ़ना ही पड़ेगा, तो ये जो 10 घंटे अभी मैंने निकाले, दिस इज लाइक करंट सिचुएशन के हिसाब से कैपेसिटी। इसी को हम मशीन्स के लिए अब समझेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस थ्योरी। देखो, थियोरेटिकल और मैक्सिमम कैपेसिटी, द डिजाइंड कैपेसिटी ऑफ द प्लांट डिसरिगार्डिंग नेसेसरी इंटरप्शंस इन प्रोडक्शन। तो जो डिजाइंड कैपेसिटी होती है, जिस हिसाब से मशीनरी बनाने वाले ने उसको डिजाइन किया है, दैट इज आवर थियोरेटिकल और मैक्सिमम कैपेसिटी, जिसको हम डिजाइंड कैपेसिटी भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रैक्टिकल कैपेसिटी। प्रैक्टिकल कैपेसिटी मतलब जब मैक्सिमम थियोरेटिकल कैपेसिटी से मैं अनअवॉइडेबल इंटरप्शंस को हटा देती हूँ, जैसे कि रिपेयर्स करना ही पड़ेगा, इनएफिशिएंसीज आ जाएंगी, लेबर के शॉर्टेजेस हो सकते हैं, इन सबको हटा दूं तो मैं प्रैक्टिकल कैपेसिटी पे पहुंचूंगी। नेक्स्ट, प्रैक्टिकल कैपेसिटी भी ऑर्गेनाइजेशंस अचीव तो करती नहीं है। ऑर्गेनाइजेशंस नॉर्मल कैपेसिटी अचीव कर पाती है। नॉर्मल कैपेसिटी इज लाइक जब प्रैक्टिकल कैपेसिटी से आप आइडल कैपेसिटी ड्यू टू लॉन्ग टर्म सेल्स ट्रेंड हटा देते हो तो हमारे पास नॉर्मल कैपेसिटी आती है। आइडल कैपेसिटी ड्यू टू लॉन्ग टर्म सेल्स ट्रेंड मतलब पिछले सालों का जो सेल्स का ट्रेंड रहा है उसके हिसाब से मेरी आइडल कैपेसिटी कितनी होती है ना। एक चीज समझना, यहाँ पे जो हम कैपेसिटी देख रहे हैं वो मशीनरीज की कैपेसिटी देख रहे हैं। ठीक है, मेरी मशीन्स में मैं कितना प्रोडक्शन करना चाहिए मेरे को, मैं कितना प्रोडक्शन कर सकती हूँ। ठीक है, तो अगर मेरी मशीनरी की डिजाइंड कैपेसिटी है 10,000 यूनिट्स, तो मैं 10,000 यूनिट्स तो कभी पहुंच नहीं पाऊंगी। मेरे को अनअवॉइडेबल इंटरप्शंस को हटाने पड़ेंगे, मेरे शिफ्ट्स देखने पड़ेंगे, मैं कितने घंटे की शिफ्ट करती हूँ, और उसके हिसाब से मेरे को पता चला कि मेरी प्रैक्टिकल कैपेसिटी है 8,000। जब मैंने अनअवॉइडेबल इंटरप्शंस को हटा दिया तो मैं 8,000 यूनिट्स बना सकती हूँ। पर मैंने सेल्स ट्रेंड देखा कि पिछले सालों में हम मैक्सिमम 5 से 6,000 यूनिट्स ही बेच पाते हैं, तो मैं अभी ज्यादा क्यों बनाऊंगी। हम 5 से 6,000 यूनिट्स ही बेच पाते हैं तो मैं 6,000 यूनिट्स ही बनाऊंगी, मैं उससे ज्यादा क्यों ही बनाऊंगी, है ना। दिस इज प्रैक्टिकल कैपेसिटी रिड्यूस बाय आइडल कैपेसिटी। तो हमारी 8,000 की प्रैक्टिकल कैपेसिटी थी, लेकिन हमारे सेल्स ट्रेंड के हिसाब से हम सिर्फ 6,000 बेचते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, प्रैक्टिकल कैपेसिटी से 2,000 यूनिट्स को हटा दिया। क्यों? क्योंकि आइडल कैपेसिटी है ड्यू टू सेल्स एक्सपेक्टेंसी ऑफ लॉन्ग टर्म सेल्स ट्रेंड। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया नॉर्मल कैपेसिटी। ठीक है, इट टेक्स इनटू अकाउंट फिजिकल एंड एवरेज कैपेसिटी एंड एवरेज सेल्स एक्सपेक्टेंसी को देख के हम नॉर्मल कैपेसिटी निकालते हैं। नॉर्मल कैपेसिटी निकालना इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे कॉस्ट के लिए यही कैपेसिटी कंसिडर की जाती है, जैसे कि फ्लेक्सिबल बजट प्रिपेयर करना है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के लिए, प्रोडक्शन स्केड्यूलिंग के लिए, कॉस्ट कंट्रोल के लिए, साथ साथ बजट प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। ओवरहेड रेट कैलकुलेशन के लिए भी हम नॉर्मल कैपेसिटी को ही प्रेफर करते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्ट डिटरमाइन करना है, ऑपरेशंस प्लान करना है, तो किसके ऊपर डिपेंड हो गए, नॉर्मल कैपेसिटी के ऊपर। नॉर्मल कैपेसिटी में हम फ्यूचर और आउटडेटेड मशीनरी को हटा देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मशीनरी की कैपेसिटी में देख रही हूँ, मेरे ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी यहाँ पे देख रही हूँ, तो जो भी मशीन फ्यूचर के लिए रखी हुई है अभी मैं उसको इस्तेमाल करने ही नहीं वाली हूँ, तो इसको मैं क्यों इंक्लूड करूंगी, नहीं इंक्लूड करूंगी। मेरी नॉर्मल कैपेसिटी में फ्यूचर में यूज होने वाली मशीनरी इंक्लूड नहीं होगी, और साथ साथ ऐसी मशीनरी जो आउटडेटेड हो गई, जो बिल्कुल काम की नहीं है, वो भी हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट
कैपेसिटी बेस्ड ऑन सेल्स एक्सपेक्टेंसी, जैसा कि हमने देखा था हमारे सीएमए वाले एग्जाम्पल में कि भाई करंट सिचुएशन के हिसाब से आपको 2 घंटे और एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ेंगे, मतलब 10 घंटे आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए, ठीक है। सिमिलर वे में करंट सिचुएशन के हिसाब से, करंट सेल्स एक्सपेक्टेंसी के हिसाब से जब ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी निकाली जाती है तो उसको हम बोलते हैं कैपेसिटी बेस्ड ऑन सेल्स एक्सपेक्टेंसी फॉर अ सिंगल ईयर, ठीक है। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ कोर्स, क्योंकि नॉर्मल कैपेसिटी हम लॉन्ग टर्म सेल्स ट्रेंड के हिसाब से निकालते हैं, लेकिन जब हम कैपेसिटी बेस्ड ऑन सेल्स एक्सपेक्टेंसी निकालते हैं ना तो इसके लिए हम जनरल इकोनॉमिक कंडीशंस देखते हैं, इंडस्ट्री का फोरकास्ट क्या है इस पर्टिकुलर ईयर के लिए वो देखते हैं और उसके हिसाब से ये कैपेसिटी निकाली जाती है। मूविंग फॉरवर्ड टू आइडल कैपेसिटी एंड एक्सेस कैपेसिटी। देखो आइडल कैपेसिटी मतलब क्या होता है, सबसे पहले वो समझते हैं। तो जब मैं प्रैक्टिकल कैपेसिटी से एक्चुअल कैपेसिटी को माइनस करती हूँ तो मैं आइडल कैपेसिटी पे पहुंच पाती हूँ। प्रैक्टिकल कैपेसिटी मतलब मैक्सिमम जो भी कैपेसिटी है मेरी, उसमें से अगर अनअवॉइडेबल इंटरप्शंस को हटा देते हैं हम, तो हम प्रैक्टिकल कैपेसिटी पे आ जाते हैं। इसमें से मैं कौन सी कैपेसिटी हटा रही हूँ, एक्चुअल कैपेसिटी, मतलब जो मेरे ऑर्गेनाइजेशन की इस पर्टिकुलर ईयर में कैपेसिटी रही, दैट इज माई एक्चुअल कैपेसिटी। तो जब भी आइडल कैपेसिटी निकाली जाती है ना तो एक्चुअल कैपेसिटी को हम कंसिडर करते हैं। पर अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे एक और फॉर्मूला है हमारे पास, दैट इज प्रैक्टिकल कैपेसिटी में से जब नॉर्मल कैपेसिटी माइनस की जाती है तब भी आइडल कैपेसिटी आता है। पर एक बात ध्यान दो, यहाँ पे बोल रहा है कि अगर नॉर्मल कैपेसिटी एक्चुअल कैपेसिटी के इक्वल नहीं है तो फिर उसको नहीं कंसिडर करना। मतलब हम नॉर्मल कैपेसिटी को तभी कंसिडर करेंगे जब वो एक्चुअल कैपेसिटी के इक्वल है। तो कोई भी अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है ना जिसमें नॉर्मल कैपेसिटी अलग दी हुई है, एक्चुअल कैपेसिटी अलग दी हुई है, तो आप यूज करोगे आइडल कैपेसिटी इज इक्वल टू प्रैक्टिकल कैपेसिटी माइनस एक्चुअल कैपेसिटी। जहां पे एक्चुअल कैपेसिटी के बारे में कुछ भी नहीं बोला वहां पे हम इस्तेमाल करेंगे प्रैक्टिकल कैपेसिटी माइनस नॉर्मल कैपेसिटी इज माई आइडल कैपेसिटी। नाउ व्हाट इज दिस आइडल कैपेसिटी? आइडल मतलब ऐसा टाइम जो हमने इस्तेमाल किया ही नहीं। जैसे मैं यहाँ पे दिखाऊं अगर आपको, प्रैक्टिकल कैपेसिटी क्या थी, जब मैं अनअवॉइडेबल इंटरप्शंस को हटा दे रही थी, तो मतलब ये वाली कैपेसिटी तो अचीव होनी चाहिए ना। लेट्स से हम 8000 यूनिट्स हमारी प्रैक्टिकल कैपेसिटी है, ये तो अचीव होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअल में मैंने सिर्फ और सिर्फ 5000 यूनिट्स बनाए। क्यों भाई, क्यों बनाए 5000 यूनिट्स? तुम 8000 यूनिट्स तक बना सकते थे ना, तुमने 3000 यूनिट्स की आइडल कैपेसिटी रखी, मतलब ऐसी कैपेसिटी जो हमने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है। हमको पता है कि जब हम मैक्सिमम थ्योरेटिकल कैपेसिटी से अनअवॉइडेबल इंटरप्शंस हटा देते हैं तो हमारे पास प्रैक्टिकल कैपेसिटी आ जाता है। पर जो नॉर्मल सिचुएशंस होती है उसमें ये भी अचीवेबल नहीं होती, क्योंकि आइडल वर्कर्स होता है, प्लांट फैसिलिटी वैसी अवेलेबल नहीं होती, तो हम वो प्रैक्टिकल कैपेसिटी भी अचीव नहीं कर पाते, ठीक है। नाउ ये जो यहाँ पे स्टार डला हुआ है ना, ये पॉइंट को मैंने पूरा नीचे अच्छे से समझा दिया है, आप अपने नोट्स में ये पॉइंट को लिख लेंगे, ठीक है। ये ज्यादा जरूरी है एज कंपेयर टू दिस, इसको कट कर देना और डायरेक्ट ये वाला पॉइंट को रेफर करना। नाउ आइडल कैपेसिटी इज अनयूज्ड प्रोडक्टिव पोटेंशियल, ऐसा प्रोडक्टिव पोटेंशियल जो मैं इस्तेमाल कर सकती थी लेकिन मैंने नहीं किया। मेरी प्रैक्टिकल कैपेसिटी थी 8000 जो अनअवॉइडेबल इंटरप्शंस को हटाने के बाद आ रही थी, लेकिन मैंने सिर्फ और सिर्फ 5000 इस्तेमाल किया। क्यों? क्योंकि मैंने यूज नहीं किया अपना प्रोडक्टिव पोटेंशियल। क्यों नहीं यूज किया? इरेगुलर इंटरप्शंस के कारण, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स एक्सेस कैपेसिटी। क्या होता है? देखो आइडल कैपेसिटी और एक्सेस कैपेसिटी डिफरेंट है। आइडल में भी हमारे पास कैपेसिटी थोड़ी सी बच गई है लेकिन उसको हम एक्सेस नहीं बोलते, एक्सेस कैपेसिटी दूसरी होती है। एक्सेस कैपेसिटी मतलब समझ लो मैनेजमेंट ने बोल दिया कि भाई हम ये वाली कैपेसिटी तो अभी इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमारे पास एक मशीन पड़ी हुई थी, ये मशीन हमने फ्यूचर के लिए खरीदी है, तो इस बार की कैपेसिटी में ये वाली मशीन के जो 10,000 यूनिट्स बन सकते थे उसको मैं कंसिडर करूंगी क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैनेजमेंट ने इसको पहले से ही अलग से रखा दिया है, ठीक है। सो एक्सेस कैपेसिटी इज डिफरेंट फ्रॉम आइडल कैपेसिटी, इट्स फ्रॉम अननीडेड एसेट, ठीक है। ऐसे एसेट्स की कैपेसिटी है जो कि हमको रिक्वायर्ड नहीं है अभी की सिचुएशन में, या फिर डिपार्टमेंट के इम्बैलेंसेस के कारण ये कैपेसिटी क्रिएट हो रही है। एक्सेस कैपेसिटी को हम ओवरहेड रेट निकालते समय कंसिडर नहीं करते हैं, लेकिन आइडल कैपेसिटी को हम कंसिडर करते हैं। आइडल टाइम इज सेपरेट फ्रॉम आइडल कैपेसिटी। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमने आइडल टाइम भी पढ़ा है, हम अभी आइडल कैपेसिटी पढ़ रहे हैं। आइडल टाइम कहाँ पढ़ा था? एम्प्लॉयज वाले चैप्टर में पढ़ा था हमने, है ना, कि भाई जो आइडल टाइम अराइज होता है वो एम्प्लॉयज अगर खाली बैठे हुए हैं तो निकलता है। आइडल कैपेसिटी इज लाइक मशीन में कैपेसिटी थी और प्रोडक्शन करने की, वो हमने नहीं किया, ठीक है। हमारी प्लांट की कैपेसिटी को हम पूरा यूटिलाइज नहीं करते हैं, तब आइडल कैपेसिटी आती है। आइडल टाइम इज लाइक एम्प्लॉयज का टाइम पूरा अच्छे से यूटिलाइज नहीं हो रहा है, तब आइडल टाइम अराइज हो। तो दोनों डिफरेंट है, ध्यान रखना। इट रिप्रेजेंट्स लॉस्ट टाइम फ्रॉम लैक ऑफ बिजनेस और मटेरियल,
ठीक है। आइडल कैपेसिटी रिप्रेजेंट द अनयूज्ड प्रोडक्शन पोटेंशियल। तो आइडल टाइम क्या होता है? लॉस्ट टाइम फ्रॉम लैक ऑफ बिजनेस और मटेरियल। या तो मटेरियल हमारे पास अवेलेबल नहीं था, या तो अभी एम्प्लॉयज के पास काम अवेलेबल नहीं था, तो हमारे पास आइडल टाइम आता है। आइडल कैपेसिटी कब आता है? जब हमारे पास अनयूज्ड प्रोडक्शन पोटेंशियल अवेलेबल है, ठीक है। मोस्टली इंक्लूड फिक्स चार्जेस फॉर ओनिंग एंड मेंटेनिंग प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड एम्प्लॉइंग सर्विसेज। हमारे आइडल कैपेसिटी में हम फिक्स चार्जेस को लेते हैं, जैसे कि ओनिंग एंड मेंटेनिंग प्लांट, इक्विपमेंट, एम्प्लॉइंग सर्विसेज नॉट यूज टू मैक्सिमम पोटेंशियल, वो मेरा आइडल कैपेसिटी बनता है, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड टू प्रिंसिपल कॉजेज ऑफ आइडल कैपेसिटी। आइडल कैपेसिटी किन किन कारणों की वजह से आ सकती है? सबसे पहले हम देख रहे हैं इकोनॉमिक कॉजेज। डिमांड ही अवेलेबल नहीं है, या फिर हमारे गुड्स की डिमांड सीजनल होती है, तो हम पहले से क्यों इतना सारा बना के रखें। साइक्लिकल एंड इंडस्ट्रियल फ्लक्चुएशंस, इंडस्ट्री में ही फ्लक्चुएशन हो रहा है, इंडस्ट्री में ही डिमांड क्रिएट नहीं हो रही है। डेंजर फॉर प्रोडक्ट डिटोरिएशन, प्रोडक्ट खराब होने का डेंजर है, इसलिए हम बहुत सारा पहले से बना के नहीं रख रहे हैं। अगर बहुत सारा बना के रखेंगे तो कैरिंग कॉस्ट भी हमारा बढ़ जाएगा। आइडल कैपेसिटी इज ऑफन एब्जॉर्ब्ड इन प्रोडक्ट कॉस्ट। देखो नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशंस को पता होता है कि हमारे यहाँ अगर आइडल कैपेसिटी आ रही है तो वो तो हमारे प्रोडक्ट में एब्जॉर्ब हो ही जाएगी ना, तो क्यों टेंशन लेना, क्यों बिना मतलब की पूरी कैपेसिटी को हम यूज करें। नेक्स्ट आते हैं प्रोडक्शन कॉजेस। प्रोडक्शन कॉजेस जैसे कि मशीन का बार बार एडजस्टमेंट करना पड़ रहा है, मटेरियल और टूल्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है, सुपरविजन नहीं हो रहा है, प्रॉपर इंस्पेक्शन इंस्ट्रक्शंस नहीं मिल रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो इनके कारण भी हमारा प्रोडक्शन हम पूरा अचीव नहीं कर पाते और आइडल कैपेसिटी अराइज हो जाती है। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेस जैसे कि एक्सेस प्लांट फॉर एंटिसिपेटेड एक्सपेंशन। हमारे पास बिना मतलब का एक्सेस प्लांट अभी अवेलेबल है क्योंकि हम एक्सपेंशन करना चाहते हैं, इसलिए हमने एक्सेस प्लांट अभी अपने पास रखा हुआ है, ठीक है। स्पेशल मशीन्स हैं जो कि सिर्फ पर्टिकुलर जॉब कर पाती है, पूरा प्रोडक्शन तो कर नहीं पाती, इसलिए इनकी कैपेसिटी आइडल रह जाती है। स्ट्राइक और लॉकआउट हो गया तो उसके कारण हमारे पास आइडल कैपेसिटी रह जा रही है। तो ये सारे कॉजेस हो सकते हैं जिसके कारण आइडल कैपेसिटी अराइज हो सकती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। मूविंग फॉरवर्ड टू एब्जॉर्प्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ ओवर और अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। तो हमने कलेक्शन, कोडिफिकेशन, क्लासिफिकेशन कवर कर लिया, हमने एलोकेशन, अपॉर्शनमेंट, रीअपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड देख लिया, उसके बाद कैपेसिटी प्लानिंग भी कर ली। अब हम देख रहे हैं कि किस तरीके से ओवरहेड का खर्चा एब्जॉर्ब किया जाएगा। मतलब हम डिपार्टमेंट से इंडिविजुअल यूनिट्स जो भी हमने प्रोड्यूस किए हैं उसके ऊपर ओवरहेड का खर्चा कैसे डालेंगे। तो अगर मैं जनरल सेंस में बात करूं ना, जनरल सेंस में अगर हम बात करें तो ओवरहेड का खर्चा कैसे डिवाइड हो सकता है पता है? जितना भी ओवरहेड का अमाउंट आपने खर्च किया डिवाइडेड बाय कितने नंबर ऑफ यूनिट्स हैं। इस तरीके से हम क्या करते हैं, ओवरहेड रेट को एब्जॉर्ब कराते हैं। अब ये जनरल सेंस है, नॉर्मली ये फॉलो नहीं किया जाता है। मेथड्स फॉर डिटरमाइनिंग ओवरहेड रेट, हमारे पास अलग अलग मेथड है। पहला होता है एक्चुअल ओवरहेड रेट के हिसाब से, मतलब जो एक्चुअल में हमने ओवरहेड का खर्चा किया वो मैं लूंगी डिवाइडेड बाय एक्चुअल क्वांटिटी और एक्चुअल वैल्यू हम नीचे लेते हैं, ठीक है। एक्चुअल क्वांटिटी और एक्चुअल वैल्यू, ठीक है। इसके हिसाब से हम ओवरहेड रेट निकालते हैं। अब ये जो बेस है ना वो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग हो सकता है, क्या क्या हो सकता है वो हम समझेंगे आगे, ठीक है। देखो एक्चुअल ओवरहेड रेट ना नॉर्मली यूज नहीं किया जाता क्योंकि इससे पहली बात तो यूनिफॉर्मिटी नहीं आती। मैं इस महीने का ओवरहेड रेट निकालूंगी तो वो थोड़ा ज्यादा आ सकता है, अगले महीने का फिर कम हो जाएगा, फिर ज्यादा हो जाएगा, तो इससे यूनिफॉर्मिटी नहीं आती, इसीलिए एक्चुअल ओवरहेड रेट को इस्तेमाल नहीं किया जाता। और एज ये वाला जो ओवरहेड रेट है वो सिर्फ पीरियड के खत्म होने के बाद मिलता है, तो इसीलिए हम इसको प्रेफर नहीं करते और साथ साथ इससे कॉस्ट कंट्रोल भी नहीं कर सकते। मतलब अगर मैं सिर्फ और सिर्फ एक्चुअल कंसिडर करूंगी तो उस केस में मैं इसको किससे कंपेयर करूं, कोई कंपैरिजन के लिए है ही नहीं। अगर मैं इसकी जगह प्री डिटरमाइंड रेट ली होती तो फिर उसको मैं एक्चुअल से कंपेयर करती तो पता चलता कि हाँ मैंने ये सोचा था ये हुआ, पर हम सिर्फ एक्चुअल कंसिडर कर रहे हैं तो उस केस में ये कॉस्ट कंट्रोल भी पॉसिबल नहीं हो पाता। नेक्स्ट आता है प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट। यहाँ पे हम ओवरहेड के एक्सपेंसेस को भी पहले से डिसाइड कर लेते कि इतना अप्रॉक्स हो सकता है और बजटेड बेस भी सोच लेते कि भाई ये जो पर्टिकुलर बेस हम ले रहे हैं वो इतना हो सकता है, ठीक है। इसके हिसाब से हम ओवरहेड रेट को डिसाइड कर लेते हैं। ये जो है बजटेड है, प्री डिटरमाइंड है, मतलब एक्चुअल इससे अलग हो सकता है। इससे पहली बात तो प्रॉम्प्ट कॉस्ट एस्टिमेट कर सकते हो आप, और साथ साथ कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट में बिलिंग के लिए भी हेल्प करता है। अगर कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट्स में दे रही हूँ तो मेरे को पता होगा ना इसके अंदर कितना ओवरहेड रेट चार्ज करना है बजटेड के हिसाब से, प्री डिटरमाइंड के हिसाब से, है ना। नेक्स्ट आता है ब्लैंकेट ओवरहेड रेट। इसके अंदर पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन का जितना ओवरहेड है ना सब के ऊपर एक ही रेट लगाया जाता है। मतलब मैं क्या करूंगी, पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन के ओवरहेड को ले लूंगी डिवाइडेड बाय पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन में मैंने 1 लाख यूनिट्स बनाई समझ लो, तो उसके हिसाब से डिवाइड करके एक रेट आ गया। अब यही रेट जहां भी ओवरहेड लगेगा मैं यही रेट लगाऊंगी। तो ये जो है ना नॉर्मली छोटी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ठीक है, पर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाती है, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, उनके लिए बिल्कुल
इनएक्यूरेट रिजल्ट्स देके जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है मल्टीपल रेट्स, मोस्ट प्रेफरेबल। हम मल्टीपल रेट्स प्रेफर करते हैं क्योंकि हर एक प्रोडक्ट के लिए, हर एक सर्विस के लिए अलग अलग रेट होना चाहिए, अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से। तो देखो, ओवरहेड रेट is equal to overhead cost allocated in proportion to each product, each department divided by corresponding base। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 अलग अलग मेथड्स है फॉर डिटरमाइनिंग ओवरहेड रेट। मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन रिलेटेड टू हाउ वी कैन डिटरमाइन आवर ओवरहेड रेट्स। देखो, यमुना प्रिंटिंग कंपनी है जिसके पास 3 ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट है, प्रिंटिंग, बाइंडिंग, लिथोग्राफिंग एंड एनग्रेविंग। कंपनी के पास जॉब ऑर्डर कास्ट सिस्टम है जहां पे वो सिंगल प्री डिटरमाइंड एक्सपेंस रेट इस्तेमाल करते हैं। मतलब जो भी ओवरहेड रेट्स होते हैं उसको सिंगल रेट के हिसाब से सबके ऊपर डाल देते हैं। लेकिन मैनेजमेंट अब अवेयर हो गई है, उनको पता है कि इसके बहुत सारे डेफिशिएंसीज हैं, इसीलिए अब वो डिपार्टमेंटलाइज करना चाहते हैं अपने फैक्ट्री ओवरहेड को। मतलब हर एक डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग तरीके से वो रेट चार्ज करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। पहले दिया हुआ है डिपार्टमेंट 1 जिसमें 3 सिमिलर मशीन्स हैं जिसमें हमने सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया और इसके लिए हाई रिपेयर्स और डेप्रिसिएशन का खर्चा पड़ता है डिपार्टमेंट 1 के ऊपर। डिपार्टमेंट 2 है जिसके वर्कर्स जो है ना सिमिलर टास्क परफॉर्म करते हैं और इसीलिए इनको सेम आर्ली वेज दिया जाता है। सेम टाइप ऑफ वर्कर है, सेम टाइप का टास्क परफॉर्म करते हैं, सेम आर्ली वेज लेके जाते हैं। डिपार्टमेंट 3 में सेवरल क्लासेस ऑफ वर्कर है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्कर्स हैं और इनको सेम आर्ली वेज पे किया जाता है। द एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड एंड प्रोडक्शन डाटा कॉस्ट आर एज फॉलोज। हमको फैक्ट्री ओवरहेड दिया हुआ है एस्टिमेटेड हर एक डिपार्टमेंट का और साथ साथ अलग अलग डाटा दिया हुआ है। अब एक बात बताओ, फैक्ट्री ओवरहेड मतलब जो भी हमारा अभी तक हमने फॉर्मूला देखा है, क्या देखा है, ओवरहेड को हम ऊपर लिखते हैं और नीचे एक बेस लेते हैं। हमको ओवरहेड तो दिया हुआ है, हम डायरेक्टली इसी को ले लेंगे ओवरहेड की जगह पे, है ना। ये बेस यूनिट क्या होगी ये हमको फाइंड आउट करना है हर एक डिपार्टमेंट के लिए। तो देखो, हमारे पास 3 अलग अलग सिचुएशन है, इसमें से कुछ भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सो डिपार्टमेंट 1 के लिए बेटर क्या होगा, वो ओवरहेड्स को चार्ज करें मशीन आर के बेसिस पे। ठीक है, तो डिपार्टमेंट 1 के लिए हम मशीन आर बेसिस में अपने ओवरहेड्स को डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट, डिपार्टमेंट 2 में सेम टाइप ऑफ वर्कर है, सेम टाइप का काम कर रहे हैं, सेम आर्ली वेजेस मिल रहा है। इन दैट केस मैं इसको आर्स के बेसिस में डिवाइड कर सकती हूँ इजिली, है ना। तो लिथोग्राफिंग जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर हम लेबर आर्स के बेसिस में डिवाइड करेंगे। डिपार्टमेंट 3 में हमारे पास डिफरेंट क्लासेस ऑफ वर्कर्स हैं, उनको सेम वेजेस पे कर रही हूँ। तो क्लासेस ऑफ वर्कर डिफरेंट है इसलिए मैं आर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकती, मेरे को इस्तेमाल करना पड़ेगा वेजेस का, इसलिए मैं यहाँ पे वेजेस का इस्तेमाल करूंगी। ठीक है, बस हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। हमको ये चीज़ों को यहाँ पे प्रेजेंट करना है बस। तो फर्स्ट डिपार्टमेंट है मेरे पास प्रिंटिंग एंड बाइंडिंग। इसके अंदर हमारे पास ओवरहेड का खर्चा कितना है, 40,000, और ओवरहेड को चार्ज किसके बेसिस में कर रही हूँ मैं, मशीन आवर्स के बेसिस में कर रही हूँ। तो मेरे पास जो ओवरहेड रेट आएगा 2 रुपीज, ये क्या है, ये पर आवर बेसिस में, है ना, क्योंकि मैंने आवर्स के बेसिस में इसको चार्ज किया है। तो आगे जाके समझ लो प्रिंटिंग एंड बाइंडिंग में 4000 मशीन आवर्स लगे तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं इजीली इस रेट को इस्तेमाल करके मल्टीप्लाइड बाय 2 करके 8000 रेट निकाल सकती हूँ और ये रुपीज मेरा ओवरहेड के अंदर चार्ज होगा। ठीक है, तो मेरे को एक्चुअल पे डिपेंड नहीं करना पड़ेगा। मैं बोलूंगी कि भाई मेरा एस्टिमेटेड ओवरहेड 8000 रुपए का होना चाहिए अंडर प्रिंटिंग एंड बाइंडिंग डिपार्टमेंट, क्योंकि 4000 घंटे हम इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ये एक एग्जाम्पल था तो इसको मैं हटा देती हूँ यहाँ से। नेक्स्ट इज आर लिथोग्राफिंग। लिथोग्राफिंग का अगर हम रेट निकालें तो हमारे पास ओवरहेड दिया हुआ है 68,750 एंड हमने यहाँ पे लेबर आवर्स के बेसिस में किया है जो कि 20,000 है। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो ये आएगा 3.4375 पर लेबर आवर। यहाँ पे लेबर आवर्स किसके हिसाब से थे, मशीन आवर्स के हिसाब से थे। यहाँ पे किसके हिसाब से, लेबर आवर्स के हिसाब से। तो अगर लेबर आवर्स 3000 लगे तो मैं इसके ऊपर ये रेट लगा दूंगी 3.4375 और मेरे पास ओवरहेड रेट आ जाएगा एस्टिमेटेड। ठीक है ना। थर्ड हमारे पास आता है इनग्रेविंग। इनग्रेविंग डिपार्टमेंट में ओवरहेड का खर्चा कितना हुआ है, देखो ओवरहेड का खर्चा है 1,20,000 का और हम चार्ज करने वाले हैं इसको हमारे लेबर के कॉस्ट के हिसाब से 80,000। ठीक है, तो एज मैं इसको, ये ऊपर भी मेरा खर्चा है नीचे भी खर्चा है, तो किसके बेसिस में निकलेगा, रुपीज पर रुपीज नहीं हो सकता ना। तो इसको क्या करूंगी मैं, परसेंटेज बेसिस में निकालूंगी। ठीक है, परसेंटेज बेसिस में मेरे पास ये आएगा 150%। ठीक है, 150% ऑफ लेबर कॉस्ट। ठीक है, तो जब भी लेबर कॉस्ट आपको दिया होगा, जैसे 10,000 रुपये लेबर कॉस्ट दिया है तो मैं इसके ऊपर 150% चार्ज कर दूंगी, दैट इज माई 15,000 विल बी माई ओवरहेड का खर्चा अंडर इनग्रेविंग डिपार्टमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको
निकाल सकते हैं। आई होप क्लैरिटी आई हो आपको। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू सिलेक्शन ऑफ ओवरहेड रेट। जब भी ओवरहेड रेट निकाल रहे हो, सिलेक्ट कर रहे हो, तो उसके लिए आपको बहुत सारे चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है। आपकी प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस कैसी है, आपके ओवरहेड एक्सपेंसेस का नेचर क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है, मैनेजमेंट क्या पॉलिसी, क्या रिक्वायरमेंट्स है मैनेजमेंट की, हमारी एक्यूरेसी एंड इक्विटी ऑफ द मेथड क्या है, किस मेथड में ज़्यादा एक्यूरेसी आ रही है, किस मेथड में ज़्यादा इक्विटेबल बेसिस में हमारा ओवरहेड रेट बढ़ रहा है। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम ओवरहेड रेट सिलेक्ट करते हैं। मेथड्स फॉर ओवरहेड एब्जॉर्प्शन। देखो, ओवरहेड्स एब्जॉर्ब करने के लिए हमारे पास अलग अलग मेथड है। पहला है प्रोडक्शन यूनिट मेथड। यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, प्रोडक्शन यूनिट के हिसाब से डिवाइड कर सकते हो। मतलब जितना भी मेरा ओवरहेड खर्च हुआ या जितना भी मैंने एस्टिमेट किया, उसको मैं एस्टिमेटेड यूनिट से डिवाइड कर दूंगी। जैसे 10,000 यूनिट्स मैंने सोचा, तो मेरा ओवरहेड का खर्चा आ जाएगा पर यूनिट बेसिस में। सिमिलर वे में डायरेक्ट वेजेस के हिसाब से कर सकते हो, जैसे हमने यहाँ पे निकाला परसेंटेज बेसिस में डायरेक्ट वेजेस के ऊपर। या फिर आप डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट के हिसाब से कर सकते हो। मटेरियल कॉस्ट के हिसाब से करोगे तो भी परसेंटेज बेसिस में आएगा। फॉर एग्जांपल 100% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट हमने कैसे निकालना है, हमने जो अभी एग्जांपल देखा उसके हिसाब से निकालना है। परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट, लेट्स से मेरा प्राइम कॉस्ट है 10,000 रुपये, ठीक है, और मेरा ओवरहेड मैंने एक्सपेक्ट किया है 2,000 रुपये, तो मैं क्या बोलूँगी, 2,000 डिवाइडेड बाय 10,000 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 20% ऑन प्राइम कॉस्ट। मेरा क्या बन गया, ओवरहेड रेट। ठीक है, नेक्स्ट डायरेक्ट लेबर आर के बेसिस में निकाल सकते हो। लेट्स से मेरा जो ओवरहेड है वो 2,000 है और हमारे ऑर्गेनाइजेशन में लेबर आवर्स है 100 आवर्स। ठीक है, इन दैट केस मेरा ये जो आएगा 20 रुपीज पर आवर बेसिस में चार्ज होगा। दिस इज माई लेबर आर के हिसाब से ओवरहेड रेट। ठीक है, मशीन आर के हिसाब से भी निकाल सकते हो, जैसे हमने क्वेश्चन में देखा ना, हमने यहाँ पे मशीन आवर्स के हिसाब से निकाला। 40,000 का खर्चा था, 20,000 मशीन आवर्स थे, तो 2 पर मशीन आवर यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया था, प्रिंटिंग और बाइंडिंग डिपार्टमेंट का ओवरहेड रेट। ठीक है, तो इस तरीके से हम ओवरहेड रेट डिटरमाइन कर सकते हैं अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग मेथड्स में। बहुत ही सिंपल है ये मेथड्स, इनको और अच्छे से हम समझ जाएंगे जब और एग्जांपल्स देखेंगे, तो आगे हम कवर करने वाले हैं, तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मूविंग टूवर्ड्स अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। देखो, मेरे जो ओवरहेड्स हैं वो मैं एक्चुअल बेसिस में चार्ज करती हूँ क्या? बिल्कुल नहीं, हम एक्चुअल नहीं प्रेफर करते, हम एस्टिमेटेड बेसिस में हमारे ओवरहेड्स को चार्ज करते हैं, है ना। एस्टिमेटेड बेसिस में चार्ज करती हूँ। एक्चुअल और एस्टिमेटेड के बीच में डिफरेंस हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल हो सकता है। ये जो डिफरेंस होता है ना, ये या तो बनता है अंडर एब्जॉर्प्शन या तो बनता है ओवर एब्जॉर्प्शन। अब समझो कैसे होता है ये। अगर मेरा एक्चुअल खर्चा, मैंने सोचा है कि भाई नहीं, एक्चुअल खर्चा सोच थोड़ी सकते हैं, एक्चुअल खर्चा तो होगा, ठीक है, तो समझ लो 10,000 रुपये में वो एक्चुअल में ओवरहेड अराइज हुआ है, लेकिन मैंने सिर्फ और सिर्फ 8,000 रुपये चार्ज किए हैं। 8,000 रुपये मैंने एस्टिमेट किया, उसके हिसाब से चार्ज किया, क्योंकि एक्चुअल तो यहाँ चार्ज करते नहीं है, तो मैंने 8,000 चार्ज किया, एक्चुअल में खर्चा 10,000 का हुआ था, तो इस केस में मैंने ओवर एब्जॉर्ब किया कि अंडर एब्जॉर्ब किया? सामने दिख रहा है कि हमने अंडर एब्जॉर्ब किया। कितना कम एब्जॉर्ब किया? 2,000 रुपये कम एब्जॉर्ब किए। पर अगर इसके अगेन सिचुएशन होती कि भाई जो मेरा एक्चुअल खर्चा है ना वो 5,000 का है और मेरा एस्टिमेटेड 10,000 का है, इन दैट केस मैंने जो एस्टिमेट किया वो मैं चार्ज करने वाली हूँ, तो 10,000 मैं चार्ज करूंगी। एक्चुअल में खर्चा 5,000 का दिख रहा है, तो मैंने क्या किया, ज्यादा चार्ज किया। दैट इज नोन एज ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। ठीक है, देखो यहाँ पे अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड, जहां पे ओवरहेड जो हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं वो कम है एज कंपेयर टू जितना हमने ओवरहेड का एक्सपेंसेस इनकर किया, ड्यू टू एक्चुअल एक्सपेंसेस एक्सीडिंग एस्टिमेट। एक्चुअल एक्सपेंसेस हमारे एस्टिमेट से भी ज्यादा हो गए, इसके कारण ये सिचुएशन अराइज हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। ये अराइज होता है जब मेरा ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड ज्यादा है एज कंपेयर टू जितना मैंने एक्सपेंसेस इनकर किया। ठीक है, ड्यू टू एक्चुअल एक्सपेंसेस लेस देन द एस्टिमेट और आउटपुट आवर्स वर्क बीइंग मोर देन द एस्टिमेट। नाउ मूविंग टुवर्ड्स कॉजेज ऑफ अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन। क्यों अराइज होता है? जब तुम एस्टिमेट सही से नहीं कर पा रहे हो, तुमने जो एस्टिमेट किया उसमें एरर्स है, या फिर तुम्हारे प्रोडक्शन लेवल जो तुमने एस्टिमेट किया कैपेसिटीज उसमें एरर है, अनएंटिसिपेटेड चेंज इन प्रोडक्शन मेथड को चेंज कर दिया तुमने, प्रोडक्शन की कैपेसिटी को तुमने चेंज कर दिया, सीजनल फ्लक्चुएशंस आ गए ओवरहेड एक्सपेंसेस में, उसके कारण हमारा अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन अराइज हो सकता है। ओवरहेड रेट अप्लाइड टू लेस देन फुल ऑपरेटिंग कैपेसिटी। हमारी ऑपरेटिंग मतलब नॉर्मल कैपेसिटी थी 10,000, लेकिन हम ज्यादा होशियार बन के हमने ओवरहेड रेट को जो निकाला था वो 8,000 यूनिट्स के ऊपर ही निकाला था, तो उस केस में तो आपका आएगा ही अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, ये सारे रीजंस हो सकते हैं जिसके कारण अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन अराइज हो जाए। डीलिंग विथ ओवर और अंडर एब्जॉर्प्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर योर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, ध्यान से समझना। देखो,
अगर अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन अराइज हो जाता है तो उस केस में हम क्या करेंगे, पहला चीज आप उसको राइट ऑफ कर दो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर अंडर एब्जॉर्प्शन है मतलब कम एब्जॉर्ब किया, मेरा खर्चा 12,000 का हुआ, मैंने सिर्फ 10,000 रुपए एब्जॉर्ब किया, तो मैंने 2,000 एब्जॉर्ब नहीं किया, ये खर्चा कहाँ एब्जॉर्ब हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप राइट ऑफ कर दोगे। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर मेरे पास 1 लाख रुपए का प्रॉफिट दिख रहा है तो इस 1 लाख प्रॉफिट में से 2,000 रुपए माइनस कर दूंगी ऑफ अंडर एब्जॉर्ब्ड, ठीक है। लेकिन अगर ओवर एब्जॉर्ब होता, मतलब जो मेरा एक्चुअल खर्चा है वो 10,000 का होता और मेरा एस्टिमेटेड 12,000 का होता, तो यहाँ पे 2,000 का डिफरेंस आता। ये 2,000 का डिफरेंस मेरा ओवर एब्जॉर्ब्ड कहलाता। ये ओवर एब्जॉर्ब्ड को लेट्स से मेरे पास प्रॉफिट दिख रहा है 1 लाख रुपए का, तो इस प्रॉफिट में मैं क्या करती, ऐड कर देती, क्योंकि ये खर्चा मैंने रिकॉर्ड कर लिया जबकि ये खर्चा हुआ ही नहीं है ओवर एब्जॉर्ब्ड वाला, तो इसीलिए मैं क्या कर रही हूँ, इसको प्रॉफिट एंड लॉस में ऐड कर रही हूँ एज अ फॉर्म ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। नाउ कैरिंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट पीरियड थ्रू रिजर्व अकाउंट, रिजर्व अकाउंट की मदद से उसको नेक्स्ट पीरियड में लेके जा सकते हो, बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। नेक्स्ट सप्लीमेंट्री रेट लगा के एडजस्ट कर सकते हो ऑन कॉस्ट ऑफ सेल्स, स्टॉक एंड वर्क इन प्रोग्रेस। ये कैसे होता है ये हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। इसको एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। देखो इलस्ट्रेशन नंबर 58 क्या बोल रहा है, योर कंपनी यूजेस अ हिस्टोरिकल कॉस्ट सिस्टम एंड अप्लाइज ओवरहेड ऑन द बेसिस ऑफ प्री डिटरमाइंड रेट के हिसाब से हम ओवरहेड्स को अप्लाई करते हैं। फॉलोइंग आर द फिगर्स फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस एज एट 30/9/2022 का मेरे को फिगर दिया हुआ है सब। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है मेरे पास 4,26,544। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जो मैंने अप्लाई किया वो है 3,65,904। मतलब ये मेरा एक्चुअल होगा और ये एस्टिमेटेड के हिसाब से जो मैंने एब्जॉर्ब कराया होगा वो होगा, है ना, क्योंकि अप्लाइड दिया हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट मेरे पास वर्क इन प्रोग्रेस दिया हुआ है, फिनिश गुड्स का स्टॉक दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है। आपको बोल रहा है कि 2 मेथड बताओ फॉर द डिस्पोजल ऑफ अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड एंड शो द प्रॉफिट इम्प्लीकेशंस फॉर द मेथड, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे हम, सबसे पहली बात तो हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि कितना अंडर एब्जॉर्ब्ड है। मेरे पास एक्चुअल ओवरहेड दिया हुआ है 4,26,544 और मेरा जो एब्जॉर्ब मैंने कराया वो है 3,65,904। तो अगर डिफरेंस देखें तो ये आता है 60,640। दिस इज माई अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड। अंडर एब्जॉर्ब्ड क्यों आया, क्योंकि जो आपका एक्चुअल खर्चा है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू योर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड, इसीलिए हमारे पास अंडर एब्जॉर्ब्ड आएगा। इसका क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं, तो हमने देखा 3 अलग अलग ट्रीटमेंट है। पहला, तुम राइट ऑफ कर सकते हो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जब हमारे पास अंडर एब्जॉर्ब्ड होता है तो हम उसको राइट ऑफ कराते हैं टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम क्या कर रहे हैं, हम उसको प्रोडक्ट के ऊपर चार्ज कर रहे हैं क्या, नहीं, हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में राइट ऑफ कर दे रहे हैं। दूसरा ट्रीटमेंट, मैं इसको रिजर्व फंड में ले जाऊंगी, रिजर्व अकाउंट में ले जाऊंगी, कैरिंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट पीरियड थ्रू रिजर्व अकाउंट। रिजर्व अकाउंट के थ्रू हम नेक्स्ट पीरियड में लेके जाएंगे, जो कि बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। तीसरे सिचुएशन में हम हमारी यूनिट्स के ऊपर ही चार्ज कर देंगे, जो यूनिट्स हमने बनाए हैं इस पर्टिकुलर ईयर में उनके ऊपर ही पूरा का पूरा चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो चलो फर्स्ट मेथड हम देख रहे हैं यहाँ पे। फर्स्ट मेथड में मैं क्या करूंगी, इसको राइट ऑफ कर दूंगी इन कॉस्टिंग P&L अकाउंट। मतलब P&L अकाउंट के डेबिट साइड में मैं 60,640 रुपीज शो करूंगी। नेक्स्ट सिचुएशन में हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि भाई आप इसको नेक्स्ट पीरियड में ले जाओ। तो इसको हमको बोलना चाहिए कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट पीरियड थ्रू रिजर्व अकाउंट। पूरा का पूरा जो मेरा अंडर एब्जॉर्ब्ड का अमाउंट है उसको मैं नेक्स्ट पीरियड में लेके चले जाऊंगी 60,640। थर्ड सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हम जो यूनिट्स हमने बनाई हैं उसके ऊपर हम चार्ज करते हैं। तो यूनिट्स तो मैंने वर्क इन प्रोग्रेस वाली भी बनाई है, फिनिश गुड्स के स्टॉक भी बनाए हैं और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी बनाए। जो गुड्स मैंने बेच दिए वो भी बनाए, जो स्टॉक में बचे हुए वो भी बनाए, जो वर्क इन प्रोग्रेस है वो भी बनाए। तो सबके ऊपर चार्ज करूंगी। तो अगर मैं सबका अमाउंट देखूं, टोटल वर्क इन प्रोग्रेस प्लस फिनिश गुड्स प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अमाउंट अगर आप टोटल देखेंगे तो ये आएगा 12,12,800, ठीक है। तो मेरे पास ये टोटल अमाउंट आ गया। मैं क्या कराने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे ओवरहेड को एब्जॉर्ब कराने की कोशिश कर रही हूँ जो यूनिट्स मैंने बनाए इस साल उस पे। तो सप्लीमेंट्री ओवरहेड रेट हम यहाँ पे चार्ज करेंगे। एक ओवरहेड रेट था वो जिसके थ्रू हमने एस्टिमेटेड बेसिस में ये खर्चा एब्जॉर्ब कराया। अब दूसरा ओवरहेड रेट हम चार्ज कर रहे हैं जिसके थ्रू हम अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स को हमारे यूनिट्स के ऊपर डालेंगे, ठीक है। तो मैं बोलूंगी कि भाई मेरे पास ओवरहेड है 60,640 अंडर एब्जॉर्ब्ड डिवाइडेड बाय मेरे पास टोटल यूनिट्स का अमाउंट है 12,12,800 इज इक्वल टू रुपीज
0.05 मेरे पास यहाँ पे आ रहा है सप्लीमेंट्री ओवरहेड रेट। अब इसकी मदद से क्या करेंगे, हम इसको चार्ज करेंगे। बहुत इजीली आप इसको चार्ज कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे हमारे वर्क इन प्रोग्रेस, हमारा फिनिश गुड्स और हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इनका अमाउंट कितना दिया हुआ था वो लिखो सबसे पहले। 1,41,480, 2,30,732 एंड 8,40,588, जिसका टोटल मेरे पास हो रहा था 12,12,800। ठीक है, अब मैं कितना एब्जॉर्ब करा रही हूँ इसमें, सप्लीमेंट्री ओवरहेड रेट के हिसाब से कितना एडिशनल ओवरहेड मैं यहाँ पे चार्ज कर रही हूँ। पहले वाले सिचुएशन में आएगा 1,41,480 मल्टीप्लाइड बाय 0.05। नेक्स्ट 2,30,732 मल्टीप्लाइड बाय 0.05, 8,40,588 मल्टीप्लाइड बाय 0.05। ठीक है, इसको मैं अगर चार्ज कर दूँ तो एडिशनल आ जाएगा मेरे पास ये अमाउंट 7,074, 11,537 एंड 42,029। तो हमने क्या किया, इन पर्टिकुलर यूनिट्स में ही एब्जॉर्ब करा दिया, जिसके कारण ये पूरा का पूरा खर्चा जो था अंडर एब्जॉर्ब वो यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गया। एब्जॉर्ब होने के बाद नई वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, नई वैल्यू ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस है 1,48,544। मेरा जो फिनिश गुड्स है उसकी वैल्यू है 2,42,269 एंड लास्ट 8,82,617। ठीक है, टोटल अगर हम करें तो अब आ रहा है 12,73,440। तो आई होप आपको क्लैरिटी आई हो। हमने क्या किया, अब हमारे जो खर्चे थे उनको हमारी पहले की बनी हुई यूनिट्स में ही चार्ज कर दिया, है ना। अब समझो यहाँ पे जो वर्क इन प्रोग्रेस है वो इस पर्टिकुलर ईयर का है क्या, ये तो अगले साल चला जाएगा। तो इस केस में ये वाला ओवरहेड जो है वो अगले साल चला जाएगा। दूसरा फिनिश गुड्स, ये स्टॉक में रखा हुआ है, मतलब इस साल का क्लोजिंग स्टॉक बनेगा और ये भी कहाँ जाएगा, ये भी अगले साल चला जाएगा। लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे जितना तुमने अमाउंट चार्ज किया ये अमाउंट कहाँ जाएगा, इस पर्टिकुलर ईयर में चार्ज होगा। तो सही तरीके से चार्ज करना यही होता है। नहीं तो हम अगर पूरा का पूरा अगले साल लेके चले जाएंगे तो ये तो बहुत ज्यादा गलत होगा, है ना। पूरा का पूरा क्यों लेके जा रहे हो, जितने यूनिट्स अगले साल गए हैं उतने यूनिट्स का ओवरहेड का खर्चा भी अगले साल जाएगा। जितने यूनिट्स इसी साल बिक गए उनका खर्चा इसी साल चार्ज हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हमारे पास आता है रिपोर्टिंग ऑफ ओवरहेड कॉस्ट। तो देखो कैसे प्रेजेंटेशन करना चाहिए हमको। ओवरहेड कॉस्ट शैल बी प्रेजेंटेड एज सेपरेट कॉस्ट हेड लाइक प्रोडक्शन, एडमिन, मार्केटिंग करके हम अलग अलग करके प्रेजेंट करते हैं अंडर आर कॉस्ट शीट। नेक्स्ट एलिमेंट वाइज एंड बिहेवियर वाइज डिटेल्स आपको देना पड़ेगा ऑफ द ओवरहेड शैल बी प्रेजेंटेड। एलिमेंट वाइज मतलब इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को आप बताओगे। साथ साथ बिहेवियर वाइज मतलब फिक्स्ड कितना है, वेरिएबल कितना है, सेमी वेरिएबल कितना है, वो भी आप प्रेजेंट करोगे। एनी अंडर एब्जॉर्प्शन और ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड शैल बी प्रेजेंटेड इन द रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में आपको अंडर एब्जॉर्प्शन ओवर एब्जॉर्प्शन को भी शो करना पड़ेगा। बेसिस ऑफ असाइनमेंट ऑफ ओवरहेड टू द कॉस्ट ऑब्जेक्ट, किस बेसिस में आपने असाइन किया ओवरहेड्स को वो शो करोगे डिस्क्लोजर्स में। ओवरहेड फॉरेन एक्सचेंज में कितना अराइज हुआ, ओवरहेड रिलेटेड पार्टीज के कारण कितना अराइज हुआ, कोई भी सब्सिडी, ग्रांट, इंसेंटिव मिली रिलेटेड टू ओवरहेड वो आप रिड्यूस कर दोगे फ्रॉम ओवरहेड। क्रेडिट और रिकवरी हुआ रिलेटेड टू ओवरहेड वो माइनस करोगे, वो शो करोगे। एनी एबनॉर्मल कॉस्ट नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द ओवरहेड वो हम यहाँ पे शो करेंगे, और कोई भी अनएब्जॉर्ब्ड ओवरहेड हमारा होगा तो वो हम यहाँ पे शो करेंगे। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या बोल रहे हैं। इन अ फैक्ट्री द एक्सपेंसेस ऑफ फैक्ट्री आर चार्ज ऑन फिक्स परसेंटेज बेसिस ऑन वेजेस। जो हमारा फैक्ट्री का एक्सपेंसेस है मतलब फैक्ट्री का जो ओवरहेड का खर्चा होगा वो हम चार्ज करते हैं फिक्स्ड परसेंटेज बेसिस में ऑन वेजेस। वेजेस के ऊपर एक सर्टेन परसेंटेज हम फैक्ट्री ओवरहेड को चार्ज करते हैं। नेक्स्ट जो ऑफिस ओवरहेड एक्सपेंसेस है ना उसको हम वर्क्स कॉस्ट के ऊपर चार्ज करते हैं, फैक्ट्री के कॉस्ट के ऊपर चार्ज करते हैं। लेकिन हमको ये दोनों परसेंटेज नहीं पता, जो परसेंटेज से हम फैक्ट्री ओवरहेड निकालेंगे वो नहीं पता, जिस परसेंटेज से हम ऑफिस ओवरहेड निकालेंगे वो भी हमको परसेंटेज नहीं पता। हमको कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसकी मदद से हमको फैक्ट्री ओवरहेड और ऑफिस ओवरहेड को निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम पहुंचने की कोशिश करते हैं हमारे फैक्ट्री ओवरहेड और ऑफिस ओवरहेड पे। पहले मैं लिखूंगी मटेरियल, मेरे को दिया हुआ है जो मटेरियल का खर्चा है 12,500 एंड 18,000। नेक्स्ट मेरे पास वेजेस दिए हुए, वेजेस दिए हुए हैं मेरे को 10,000 एंड 14,000। देखो मैं ऑर्डर नंबर 1 की चीजें फॉलो करती हूँ, आप ऑर्डर नंबर 2 को खुद से सॉल्व करोगे, एकदम सेम चीजें फॉलो करनी है। ठीक है, चलो तो मटेरियल है 12,500, वेजेस है 10,000। नेक्स्ट सेलिंग प्राइस मेरे को दिया हुआ है 44,850। तो सेलिंग प्राइस से पहले तो भाई अभी रुक जाओ, हम यहाँ पे लेंगे प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट मेरा हो गया 22,500, है ना। नेक्स्ट इसके बाद मैं फैक्ट्री का ओवरहेड ऐड करती हूँ।
फैक्ट्री ओवरहेड बोला गया वेजेस के ऊपर सर्टेन परसेंटेज ऐड किया जाएगा। लेट्स से हम x परसेंटेज ऐड कर रहे हैं, ठीक है। जो फैक्ट्री ओवरहेड का परसेंटेज है वो हमको नहीं पता, तो हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि वो परसेंटेज x परसेंटेज है। इन दैट केस मैं 10,000 के ऊपर x परसेंटेज चार्ज करूंगी, तो परसेंटेज को हम x/100 लिख सकती हूँ, है ना। दैट इज इक्वल टू, ये मेरे पास आ गया 100x। इसके बाद यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट कितना हो जाएगा, प्राइम कॉस्ट प्लस 100x जो मेरा फैक्ट्री ओवरहेड है, ठीक है। इसके बाद मेरे को एडमिन ओवरहेड चार्ज करना है। एडमिन ओवरहेड के लिए बोला कि भाई ये सर्टेन परसेंटेज चार्ज होगा ओवर योर वर्क्स कॉस्ट। तो जो हमारा फैक्ट्री का कॉस्ट आया उसके ऊपर हम सर्टेन परसेंटेज चार्ज करेंगे। लेट्स से ये परसेंटेज है y, ठीक है। तो y परसेंटेज मैं यहाँ पे चार्ज कर रही हूँ ओवर माय फैक्ट्री कॉस्ट। तो मैं बोलूँगी कि भाई 22,500 प्लस 100x का y/100 में यहाँ पे चार्ज कर रही हूँ। अगर मैं इसको सॉल्व कर लूँ थोड़ा सा और, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 225y प्लस xy, है ना। इसको अगर मैं इसको भी 100 से डिवाइड करूंगी, इसको भी 100 से डिवाइड करूंगी, तो मेरे पास क्या बचेगा 225y प्लस xy, ठीक है ना। अब इसके बाद मेरे पास क्या आएगा बताओ, इसके बाद आ जाएगा मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्योंकि इसके अलावा तो कोई और खर्चा हमको दिया नहीं है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फैक्ट्री कॉस्ट और एडमिन ओवरहेड को ऐड करने से आ जाएगा 22,500 प्लस 100x प्लस 225y प्लस xy, ठीक है। सिमिलर वे में अगर आप ऑर्डर 2 के लिए कैलकुलेट करो तो ये आपके पास अमाउंट आएगा 32,000 प्लस 140x प्लस 320y प्लस 1.4xy। सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना है जैसे मैंने ऑर्डर 1 के लिए फॉलो किया, सेम चीजें अगर आप ऑर्डर 2 के लिए फॉलो करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा एट लास्ट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड देख लिया। इसके बाद मेरे पास दिया हुआ है सेलिंग प्राइस, कितना है 44,850 एंड 61,880। तो इसको मैं यहाँ पे ले लेती हूँ। मेरे पास सेलिंग प्राइस है दोनों सिचुएशन का। पहले सिचुएशन का मेरे को सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 44,850 एंड नेक्स्ट मेरे को दिया हुआ है 61,880, है ना। इसमें बोला गया है कि भाई जो प्रॉफिट है ना वो प्रॉफिट है एज अ परसेंटेज ऑन कॉस्ट, 15% और 12%। तो प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑन कॉस्ट है और कॉस्ट तो मेरे पास अवेलेबल ही नहीं है। तो मैं क्या करूंगी, देखो मेरे पास यहाँ पे 15% है प्रॉफिट फर्स्ट वाले सिचुएशन में, और नेक्स्ट वाले सिचुएशन में मेरे को 12% प्रॉफिट मिल रहा है ना, 15 और 12, ठीक है। ये प्रॉफिट मेरे को कॉस्ट के ऊपर चार्ज करना है, ये ध्यान रखना। तो मैं ले लेती हूँ, लेट्स से कॉस्ट मेरी है अगर 100, तो इसके ऊपर अगर 15% प्रॉफिट चार्ज किया जाएगा तो 15 आ जाएगा, और इसके हिसाब से मेरा सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए 115। सिमिलर वे में यहाँ ले लूँ अगर मैं कॉस्ट 100, तो मेरा प्रॉफिट कितना होना चाहिए 12% ऑन कॉस्ट, दैट इज 12। तो मेरा यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा 112। मेरे को यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, तो अब मैं इसी प्रपोर्शन को यूज करूंगी। देखो मैं बोलूंगी 44,850 मेरा सेलिंग प्राइस है, ठीक है। ये किसको डिनोट करता है 115 को। मेरे को चाहिए क्या, मेरे को प्रॉफिट चाहिए, मतलब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी 15 से। सिमिलर वे में हम यहाँ यूज करेंगे 61,880, ये किसको डिनोट करता है 112 मल्टीप्लाइड बाय हमारा जो हमको चाहिए दैट इज प्रॉफिट, दैट इज 12, ठीक है। तो इसकी मदद से हम यहाँ निकाल सकते हैं 44,850 मल्टीप्लाइड बाय 15 डिवाइडेड बाय 115 दैट इज इक्वल टू 5850 मेरा यहाँ प्रॉफिट आ जाएगा। नेक्स्ट 61,880 डिवाइडेड बाय 112 मल्टीप्लाइड बाय 12 अगर आप करोगे तो ये आएगा 6630, ठीक है। इसके हिसाब से अगर मैं निकालूं कॉस्ट, तो यहाँ पे कॉस्ट आ रही है मेरी 39,000 और 61,880 माइनस 6630 दैट इज इक्वल टू 55,250 मेरी यहाँ पे आ रही है कॉस्ट। तो दोनों सिचुएशन में कॉस्ट तो मैंने निकाल लिया, तो मेरे पास यहाँ की कॉस्ट आ गई 39,000, यहाँ की कॉस्ट आ गई 55,250। नाउ मेरे पास एक इक्वेशन है, उसके इक्वल की मेरे को वैल्यू मिल गई है, मैं इसको पुट करके इजीली निकाल सकती हूँ। अब क्या करेंगे हम लोग, देखो दोनों इक्वेशन को यहाँ प्रेजेंट करूंगी मैं। सबसे पहले ऑर्डर 1 का इक्वेशन है मेरे पास 22,500 प्लस 100x प्लस 225y प्लस xy इज इक्वल टू 39,000। ये बन गया मेरा फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट इक्वेशन जो सेकेंड ऑर्डर का आया 32,000 प्लस 140x
प्लस 320y। हम नॉर्मल मैथ्स लगा के ना ये चीज़ों को सॉल्व कर रहे हैं, बहुत ही आसान है। अगर आपको मैथ्स थोड़ा बहुत आता है, नहीं आता है तो भी आप साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करते तो आपको चीज़ें समझ आने लग जाएंगी। ठीक है, ये बन गया मेरा सेकेंड इक्वेशन। नाउ अब देखो मेरे को क्या करना है ना, मेरे को इसमें तीन अलग वैल्यू है। पहली बात तो मेरे पास x है, y है और xy है, फिर x है, y है और xy है। मेरे को क्या करना है, मेरे को किसी एक वेरिएबल की वैल्यू चाहिए। ठीक है, मेरे पास इतने सारे वेरिएबल्स हैं, मेरे को एक वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी तो मैं चीज़ें आसानी से कर पाऊंगी। कैसे मिलेगी, तो देखो कुछ कॉमन मिल रहा है क्या दोनों के बीच में। एक चीज़ है कि यहाँ 140 है, यहाँ 1.4 है, यहाँ 100 और यहाँ 1 है। अगर मैं 1.4 से इस वाले इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूँ ना, तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू यहाँ पे सेम हो जाएगी। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे हम फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1.4 से। ठीक है, तो मैं बोलूँगी भाई 22,500 को 1.4 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 31,500 प्लस 140x प्लस 225y, नहीं 225y भी तो 1.4 से मल्टीप्लाई होगा ना, ये आ जाएगा 315y प्लस 1.4xy इज इक्वल टू 39,000 भी हमारा 1.4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। पूरा का पूरा इक्वेशन हमारा 1.4 से मल्टीप्लाई हुआ है तो ये आ जाएगा 54,600। ये बन गया मेरा थर्ड इक्वेशन। अब देखो, अब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है। अगर मैं इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को माइनस कर दूं ना एक दूसरे से तो मेरा काम हो गया समझो। ठीक है, तो हम करने वाले हैं सेकेंड इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन से माइनस। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि भाई 32,000 यहीं पे डायरेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसको मैं हटाती हूँ यहाँ से और इसको मैं यहाँ से हटाती हूँ, आप अलग से लिखना। ठीक है, मैं आपको समझा रही हूँ इसलिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ छेड़ा छाड़ी अपने इसके साथ, आपको बहुत अच्छे से प्रेजेंट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जो मैंने लिखा था उसको मैं यहाँ डाल देती हूँ कि भाई हमने थर्ड इक्वेशन लाने के लिए फर्स्ट इक्वेशन को 1.4 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को माइनस कर रही हूँ। माइनस करूँगी तो सबसे पहली बात ये दोनों कट गया, ये दोनों कट गया। ठीक है, मेरे पास क्या बचा, अगर 32,000 में से 31,500 माइनस करूँ तो 500 बचा। यहाँ पे नील वैल्यू है, यहाँ पे नील वैल्यू है, नहीं यहाँ पे तो 5 है, 5y, यहाँ पे नील वैल्यू है, इज इक्वल टू 55,250 माइनस 54,600 दैट इज इक्वल टू 650। ठीक है, तो 500 उधर चला जाएगा तो मेरे पास बचा 5y इज इक्वल टू 650 माइनस 500, y इज इक्वल टू 150 अपॉन 5 दैट इज इक्वल टू 30। y की वैल्यू मेरे पास आ गई 30। अब देखो 30 के आगे परसेंटेज नहीं लगाना क्योंकि 30 अपॉन 100 करके मीन्स y अपॉन 100 करके हमने 30 का परसेंटेज हटा चुके हैं हम, है ना पहले ही। तो यहाँ पे मेरे पास y की वैल्यू 30 आई है। अब मैं क्या करूँगी, इसको इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू निकाल लूँगी। तो हम यहाँ पे तीनों में से कोई भी इक्वेशन में पुट करके निकाल सकते हैं। मैं फर्स्ट वाले इक्वेशन में पुट करके वैल्यू निकाल रही हूँ। हम बोलेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो इक्वेशन 1 मेरे पास क्या दिया हुआ है, 22,500 प्लस 100x प्लस 225y प्लस xy इज इक्वल टू 39,000। ठीक है, इसमें मैं y की वैल्यू पुट करूंगी तो 22,500 प्लस 100 इंटू x प्लस 225 इंटू 30 प्लस x इंटू 30 इज इक्वल टू 39,000। ठीक है, तो मेरे पास आ रहा है 22,500 को मैं उधर ले जाती हूँ, 22,500 को हम उधर ले जाएंगे। हमारे पास यहाँ पे बचा 100x प्लस ये 225 इंटू 30 अगर मैं करूँ 225 इंटू 30 दैट इज इक्वल टू 6750 प्लस 30x इज इक्वल टू 39,000 माइनस 22500। अब 100x प्लस 30x दैट इज इक्वल टू 130x हो जाएगा, इज इक्वल टू 6750 को भी हम उधर ले जाएंगे। तो अगर 39,000 माइनस 22,500 करूँ मैं और उसके बाद 6750 उधर जाएगा तो वो भी माइनस में हो जाएगा, तो मेरे पास बच रहा है 9750। x इज इक्वल टू 9750 से जब 130 को माइनस करोगे तो ये आ रहा है 75। तो 75% मैं x चार्ज करूंगी और y मतलब हमारा एडमिन ओवरहेड जो है वो 30% पे चार्ज करेंगे। हमारा जो फैक्ट्री कॉस्ट है इज इक्वल टू 75% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। ठीक है, और जो हमारा एडमिन ओवरहेड है इज इक्वल टू, फैक्ट्री कॉस्ट नहीं बोलना चाहिए, इसको फैक्ट्री ओवरहेड बोलना चाहिए, है ना।
एडमिन ओवरहेड जो है वो चार्ज होगा 30% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, तो हमने ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट किया। बहुत आसान था, हमको सिंपल नॉर्मल मैथ्स लगाने की जरूरत थी और कुछ भी मैंने नहीं किया है। यहाँ पे हमने क्या किया, पहले जो इन्फॉर्मेशन दी थी उसकी मदद से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तक पहुंच गए। हमने मटेरियल की वैल्यू लिखी, वेजेस की वैल्यू लिखी, प्राइम कॉस्ट पे पहुंचे। फैक्ट्री ओवरहेड हमने परसेंटेज लगा के निकाल लिया 100x। फिर उसके बाद फैक्ट्री कॉस्ट निकाला, फैक्ट्री कॉस्ट के ऊपर हमने एडमिन ओवरहेड चार्ज करके एडमिन ओवरहेड की वैल्यू निकाल ली। इसके बाद हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वैल्यू निकाल ली एक्स और वाई लेके हमारे परसेंटेजेस को, और उसके बाद हमारा जो प्रॉफिट और सेल्स दिया हुआ था उसकी मदद से हमने एक्चुअल कॉस्ट निकाल दिया। ये कॉस्ट आने के बाद हमारे पास इक्वेशन बन गए दो। ये जो दो इक्वेशन बने उसमें हमको पता चला कि अगर 1.4 मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में तो इसके दो वैल्यूज इस वैल्यू के कॉमन हो जाएंगे और कट जाएंगे। सेम चीज हमने की, काटने के बाद हमारे पास y की वैल्यू मिल गई 30 और y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करके हमने x की वैल्यू लेके आ गए और उसकी मदद से हमको दोनों परसेंटेज, दोनों रेट मिल गए यहाँ पे। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू ओवरहेड। देखो क्या बोल रहा है, इन अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओवरहेड वाज रिकवर्ड एट अ प्री डिटरमाइंड रेट ऑफ 25 पर मैन डे। हम जो ओवरहेड को रिकवर कराते हैं ना, वो रिकवरी का रेट है 25 पर मैन डे। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है हमको टोटल फैक्ट्री ओवरहेड इनकर्ड एंड द मैन डेज एक्चुअली वर्कड हमारे हैं 41,50,000 एंड 1,50,000। मेरे एक्चुअल ओवरहेड्स मेरे को दिए हुए हैं 41,50,000 और एक्चुअल मैन डेज दिए हुए हैं 1,50,000। ठीक है, अब इसके बाद बोल रहा है आउट ऑफ द 40,000 यूनिट्स जो हमने प्रोड्यूस किया ड्यूरिंग अ पीरियड, 30,000 यूनिट्स हम बेच रहे हैं और देयर वर ऑल्सो 30,000 यूनिट्स अनकम्प्लीटेड विच मे बी रिकॉर्ड एट 66.67% कंप्लीट। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो मैंने 40,000 यूनिट्स बनाए, उसमें से सोल्ड कितने हो गए 30,000, मतलब 10,000 यूनिट्स बच गए ना। ये 10,000 यूनिट्स कहाँ चले जाएंगे, फिनिश्ड गुड्स के स्टॉक में। इसके बाद मेरे पास वर्क इन प्रोग्रेस भी दिया हुआ है 30,000 यूनिट्स का जो 66.67% कंप्लीटेड है। अब देखो ये वर्क इन प्रोग्रेस वाले यूनिट्स 66.67% कंप्लीटेड है, पूरे के पूरे 30,000 यूनिट्स कंप्लीटेड है क्या, बिल्कुल नहीं। तो मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, इसके इक्विवेलेंट कंप्लीटेड यूनिट्स कितने होंगे। इक्विवेलेंट यूनिट्स निकालने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं जितना परसेंटेज कंप्लीटेड है, तो मेरे पास इसके इक्विवेलेंट यूनिट्स आ जाएंगे 20,000 यूनिट्स कंप्लीटेड हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगी, इनके हिसाब से जैसा हमने थर्ड मेथड देखा था फॉर एब्जॉर्बिंग आवर ओवरहेड्स, वो हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, क्या करना होगा, देखो सबसे पहले तो मेरे को फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कितना एब्जॉर्ब हुआ मेरा ओवरहेड। देखो 1,50,000 एक्चुअल मैन डेज है मल्टीप्लाइड बाय 25 ओवरहेड रेट है मेरा, है ना, तो इसके हिसाब से मेरे पास आ जाएगा 37,50,000। ये अगर हम चार्ज करें तो हमारे पास आ रहा है 4 लाख। ये मेरा क्या हो गया, अंडर एब्जॉर्ब, क्योंकि मेरा एक्चुअल था ज़्यादा, मैंने एब्जॉर्ब किया कम, तो मेरे पास अंडर एब्जॉर्ब ओवरहेड यहाँ पे आ गए। अब इसको एब्जॉर्ब कराने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सप्लीमेंट्री ओवरहेड रेट निकालेंगे। सप्लीमेंट्री ओवरहेड रेट, देखो क्वेश्चन में एक चीज दी हुई है हमको कि भाई ऑन एनालाइजिंग द रीजन इट वाज फाउंड दैट 40% ऑफ द अनएब्जॉर्ब्ड ओवरहेड वेर ड्यू टू डिफेक्टिव प्लानिंग और रेस्ट जो बचा हुआ है वो इंक्रीज ओवरहेड रेट के कारण हुआ है। तो बताओ क्या कोई अलग ट्रीटमेंट हम करते हैं क्या, कि जो अनएब्जॉर्ब्ड है ड्यू टू डिफेक्टिव प्लानिंग उसका अलग ट्रीटमेंट होगा, जो ओवरहेड रेट इंक्रीज हो गया उसके कारण जो है उसका अलग ट्रीटमेंट होगा, बिल्कुल नहीं। ओवरहेड्स का ट्रीटमेंट हम सेम ही करते हैं, अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड का ट्रीटमेंट चाहे किसी भी कारण से हुआ सेम ही ट्रीटमेंट किया जाएगा। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री ओवरहेड रेट मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ। मेरे पास 4 लाख का अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड है, डिवाइडेड बाय मेरे पास टोटल कितने यूनिट्स हुए 30,000, 10,000 एंड 20,000। वहां पे हमने अमाउंट पे चार्ज किया था पिछले वाले क्वेश्चन में, सेम जो क्वेश्चन था यहाँ पे हम यूनिट्स पे चार्ज कर रहे हैं। 60,000 यूनिट्स मेरे पास है, तो 4 लाख डिवाइडेड बाय 60,000 दैट इज इक्वल टू, मेरे पास यहाँ पे पॉइंट पे आंसर आ रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। मैं यहाँ पे सारे जीरोस काट देती हूँ, मेरे पास बच रहा है 20/3। ये मेरा ओवरहेड का रेट होगा। नाउ ये मेरे पास ओवरहेड का रेट आ गया। अब मैं किसके ऊपर चार्ज करूंगी, इन यूनिट्स के ऊपर चार्ज करूंगी। ठीक है, तो जो मेरा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है या फिर सोल्ड यूनिट्स हैं उसके ऊपर कैसे चार्ज होगा, 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 20/3, क्योंकि ये ओवरहेड रेट हमने पर यूनिट बेसिस में निकाला है, तो जितने यूनिट्स है उसके ऊपर मैं चार्ज करूंगी, है ना। ये आ जाएगा मेरे पास 2 लाख रुपीज। मैं अंडर एब्जॉर्ब्ड का ओवरहेड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के ऊपर 2 लाख रुपीज का चार्ज करूंगी।
फिनिश गुड्स स्टॉक के ऊपर 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 20/3, क्योंकि ये पर यूनिट बेसिस में है, 66,667 रुपीज़ यहाँ जाएगा। नेक्स्ट जो मेरा वर्क इन प्रोग्रेस है उसके ऊपर कितना जाएगा, तो 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 20/3 दैट इज इक्वल टू 1,33,333 रुपीज़ मेरे वर्क इन प्रोग्रेस में जाएंगे। नाउ टोटल मेरा 4 लाख रुपए मैंने चार्ज करवा दिया टू आर यूनिट्स। ठीक है, इस तरीके से हम इसको चार्ज करवाते हैं। एक और पॉइंट ध्यान रखना, इसके ऊपर आपको नोट लिखना पड़ेगा कि भाई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका कितना अंडर एब्जॉर्ब्ड है, कितना डिफेक्टिव प्लानिंग के कारण है, कितना ओवरहेड इंक्रीज होने के कारण है, कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरे अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड का सेम ट्रीटमेंट किया जाता है। मूविंग फॉरवर्ड टू आवर लास्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू ओवरहेड्स। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जीटी लिमिटेड इंजीनियरिंग कंपनी जिसके पास 25 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑटोमेटिक मशीन्स है, उसने आपको ये सारी इंफॉर्मेशन दी है इससे रिलेटेड। सबसे पहला तो कॉस्ट ऑफ द मशीन है 50,000 रुपए, लाइफ है मशीन की 10 साल, स्क्रैप वैल्यू है उसकी निल। ठीक है, ओवरहेड एक्सपेंसेस दिए हुए, फैक्ट्री रेंट, हीट लाइटनिंग, सुपरविजन, रिजर्व इक्विपमेंट ऑफ मशीन बी, एरिया ऑफ द फैक्ट्री और एरिया ऑक्यूपाइड बाय मशीन बी हमको दिया हुआ है। सबसे पहली बात तो देखो इन रिस्पेक्ट ऑफ मशीन बी बोला है, पर यही इन्फॉर्मेशन बस मशीन बी के लिए है। बाकी अगर आप देखोगे ना, फैक्ट्री रेंट पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हीट लाइटनिंग पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, सुपरविजन का खर्चा पूरे की पूरी मशीन्स के लिए। ठीक है, तो देखो जो फैक्ट्री रेंट है और हीट लाइटनिंग है, ये ऐसा खर्चा है जिसको मैं किसके हिसाब से चार्ज करूंगी, एरिया ऑफ द फैक्ट्री के हिसाब से चार्ज करूंगी। पर सुपरविजन में एरिया ऑफ द फैक्ट्री के हिसाब से तो नहीं करती, तो इसलिए मशीन्स के हिसाब से हम सुपरविजन का खर्चा चार्ज करेंगे। रिजर्व इक्विपमेंट ऑफ मशीन बी, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ मशीन बी के लिए लगने वाला है 5,000 पर एनम। वेजेस ऑफ ऑपरेटर दिया हुआ है 24 पर डे ऑफ 8 आवर्स, मतलब 24 रुपीज हम पर डे बेसिस में देते हैं। पर डे कितना होता है, 8 घंटे वो काम करता है, इंक्लूडिंग ऑल फ्रिंज बेनिफिट्स है ये अटेंड करता है एक मशीन व्हेन इट इज अंडर सेटअप, और 2 मशीन हैंडल करता है जब वो ऑपरेशन में है। एस्टिमेटेड प्रोडक्शन आवर्स हमको दिए हुए हैं 3,600, एस्टिमेटेड सेटअप टाइम हमको दिया हुआ है 400 घंटे पर है ना। पावर दिया हुआ है 0.50 पर आवर बेसिस में इस्तेमाल होता है। प्रिपेयर करो स्केड्यूल ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आवर रेट एंड फाइंड करना है आपको कॉस्ट ऑफ द फॉलोइंग जॉब्स। सेटअप टाइम जॉब 1102 में 80 का लगता है, ऑपरेशन टाइम 130 का लगता है, जॉब 1308 का भी दिया हुआ है। आपको मशीन आवर रेट निकालना है दोनों के लिए। ठीक है, सेटअप का अलग है, ऑपरेशन का अलग है, तो वैसे ही अलग अलग निकालना पड़ेगा, क्योंकि भाई देखो हमारा जो वेजेस भी है ना, वो भी सेटअप के हिसाब से और मशीन के हिसाब से, ऑपरेशन के हिसाब से अलग है। सिमिलर वे में हमको जो स्केड्यूल पूछा है उसमें भी सेटअप के हिसाब से, ऑपरेशन के हिसाब से चीजें अलग अलग बतानी, इसलिए हमको दोनों का रेट अलग अलग निकालना पड़ेगा। सबसे पहले मैं कैलकुलेट कर रही हूँ स्टैंडिंग चार्जेस। ये जो स्टैंडिंग चार्जेस है ना, वो चाहे मैं सेटअप के लिए निकालूं या ऑपरेशन के लिए निकालूं सेम ही होंगे, क्योंकि स्टैंडिंग चार्जेस मतलब ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन की जो मशीन है वो खड़ी हुई है तब ये खर्चे लग रहे हैं। ठीक है, मतलब अगर ऑर्गेनाइजेशन की मशीन खड़ी हो जाए तो भी ये खर्चे लगेंगे। ठीक है, सबसे पहला आ रहा है फैक्ट्री का रेंट। फैक्ट्री का रेंट तो लगेगा ही लगेगा भाई, है ना। फैक्ट्री का रेंट है मेरे पास 50,000 रुपये। मेरा क्या एरिया है, मशीन बी का क्या एरिया है, 3,000 डिवाइडेड बाय 80,000 पूरे ऑर्गेनाइजेशन का एरिया, तो इसके हिसाब से मेरे पास वैल्यू आ रही है 1875। ठीक है, फैक्ट्री का रेंट। दूसरा हीट एंड लाइटनिंग का खर्चा, हीट एंड लाइटनिंग, ये खर्चा मेरे को दिया हुआ है 40,000 मल्टीप्लाइड बाय मेरा एरिया कितना है 3,000 डिवाइडेड बाय 80,000 पूरे ऑर्गेनाइजेशन का एरिया, दैट इज इक्वल टू 1,500। इसके अलावा जो रिजर्व इक्विपमेंट है जो सिर्फ और सिर्फ मशीन बी में इस्तेमाल होने वाला है वो यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि इसका स्टैंडिंग चार्ज है पर एनम बेसिस में, मतलब स्टैंडिंग चार्ज है, मतलब ये हमारी मशीन चले या ना चले हमको ये खर्चा लगेगा ही। कितना है, 5,000। नेक्स्ट हमारे पास आता है सुपरविजन का खर्चा। सुपरविजन का खर्चा है 1,50,000 का। मशीन्स कितने मशीन्स के ऊपर है, ये 25 मशीन्स के ऊपर है। हमारी मशीन एक ही है, हम एक ही मशीन के लिए निकाल रहे हैं, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई किया विथ 1, तो ये मेरे पास आ जाएगा 6,000 रुपीज। 14,375 इज माई टोटल स्टैंडिंग चार्जेस, है ना। अब इसकी मदद से हम क्या कोशिश करेंगे, पर आवर बेसिस में, पर मशीन आवर बेसिस में हम यहाँ पे स्टैंडिंग चार्जेस निकालने की कोशिश करेंगे। स्टैंडिंग चार्जेस पर आवर। अब देखो स्टैंडिंग चार्जेस है
मतलब मेरा जो हमारा मशीन है वो खड़े हो जाए तो भी ये खर्चे लगने वाले हैं। तो मैं इसमें प्रोडक्शन के घंटे तो लूंगी और साथ साथ हमारे सेटअप का जो टाइम है वो भी यहाँ पे इंक्लूड करके स्टैंडिंग चार्ज पर आवर बेसिस में निकालूंगी। तो 14,375 का खर्चा है, डिवाइडेड बाय 3,600 आवर्स प्रोडक्शन के लगे, 400 घंटे सेटअप में लग गया। तो पूरे साल भर में 4,000 घंटे मेरी मशीन्स थी, है ना। तो इसके हिसाब से मेरे पास आ जाएगा 3.59 इज माई रेट, मशीन आवर का रेट फॉर स्टैंडिंग चार्जेस। नाउ नेक्स्ट, इसके अलावा भी मेरे पास खर्चे हैं जो मेरे को इंक्लूड करना पड़ेगा जब मेरा मशीन ऑपरेशन में है तब। पहला खर्चा मेरे पास आता है डेप्रीसिएशन का। डेप्रीसिएशन ना नॉर्मली प्रोडक्शन की सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हम जितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, जितने पीरियड ऑफ टाइम के लिए प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसके ऊपर हम डेप्रीसिएशन का खर्चा चार्ज करते हैं। ठीक है, तो डेप्रीसिएशन के लिए मेरे को बोला गया कि मेरी जो मशीन है वो 50,000 की है, 10 साल तक चलेगी। एक साल में हम कितने देर के लिए प्रोडक्शन करते हैं, 3,600 घंटे प्रोड्यूस करते हैं। तो 10 साल के लिए कितने करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 10। ठीक है, इसके हिसाब से आप कैलकुलेट करोगे तो 1.39 आ गया मेरा डेप्रीसिएशन पर आवर बेसिस में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आते हैं वेजेस। वेजेस के लिए क्या बोला है, देखो वेजेस ऑफ ऑपरेटर है 24 पर डे ऑफ 8 आवर्स, 8 घंटे का एक दिन होता है और 24 रुपीज हम यहाँ पे उसको पे करते हैं हर एक दिन के लिए, इंक्लूडिंग ऑल फ्रिंज बेनिफिट, सारे के सारे फ्रिंज बेनिफिट्स भी इंक्लूड कर दो। तो वो एक मशीन हैंडल करता है सेटअप के टाइम पे, वो 2 मशीन हैंडल करता है ऑपरेशन के टाइम पे। अभी मैं मशीन आर रेट ऑपरेशन के लिए निकाल रही हूँ, तो यहाँ पे जो वेजेस कैलकुलेट होगा वो ऑपरेशन के हिसाब से कैलकुलेट होगा। हम बोलेंगे कि भाई देखो तुम 24 रुपीज लेके जाते हो 8 घंटे के लिए, है ना। यहाँ पे ये तुम 2 मशीन्स के लिए लेके जाते हो क्योंकि ऑपरेशन के समय तुम 2 मशीन्स हैंडल कर रहे हो, इसीलिए ये खर्चा हो जाएगा मेरा 1.50। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद मेरे को बोला गया कि पावर जो है वो तो 0.50 पर आवर लगता है, डायरेक्टली दिया हुआ है। तो पावर तो जब मैं प्रोडक्शन कर रही हूँ तब लगेगा 0.50 पर आवर। इसके हिसाब से मैं टोटल कर लूँ तो ये आ जाएगा मेरा 3.39। और टोटल खर्चा अगर हम देखें, मशीन आवर रेट व्हेन इन ऑपरेशन के टाइम पे मेरा मशीन आवर रेट है 6.98। नेक्स्ट हम निकाल रहे हैं मशीन आवर रेट व्हेन मशीन इज अंडर सेटअप। हमने ये निकाल लिया कि मशीन ऑपरेशन में रहेगी तो क्या आर्ली रेट होगा, अब सेटअप में रहेगी तो क्या आर्ली रेट होगा। उसके लिए तो पहले ये बताओ कि भाई स्टैंडिंग चार्जेस भले हमारा जो मशीन ऑपरेशन में है या मशीन सेटअप में है कोई फर्क नहीं पड़ता, ये खर्चा तो सेम ही रहने वाला है। तो 3.39 पर आवर बेसिस में ये तो लगेगा ही। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस क्वेश्चन का जो हमको अच्छे से समझना है कि भाई देखो डेप्रीसिएशन हमने जो निकाला था वो डेप्रीसिएशन हमने प्रोडक्शन के आवर्स में निकाला था, है ना। मतलब प्रोडक्शन के आवर्स में हम डेप्रीसिएशन को चार्ज कर रहे थे। तो एक बात बताओ, क्या ये सेटअप के अंदर आना चाहिए, सेटअप के अंदर क्या ये मैं डेप्रीसिएशन का खर्चा इंक्लूड करूंगी? आंसर इज नो, नहीं करना चाहिए हमको, आंसर नो ही होना चाहिए क्योंकि ये प्रोडक्शन के आवर्स के बेसिस में कैलकुलेट किया गया है। ठीक है, तो जहां जहां प्रोडक्शन होते जाएगा वैसे वैसे हम इसको चार्ज करते जाएंगे। पर एज पर इंस्टीट्यूट मैट अगर हम चलें तो हमको डेप्रिसिएशन का खर्चा हमारे सेटअप में चार्ज करना पड़ेगा, प्लस ये खर्चा मैं प्रोडक्शन के आवर्स के बेसिस में ही चार्ज करूंगी। तो 50,000 का खर्चा है, जैसा हमने वहां चार्ज किया था सेम वैसे ही तरीके से हम यहाँ चार्ज कर रहे हैं। 10 मल्टीप्लाइड बाय 3,600 दैट इज इक्वल टू 1.39 सेम अमाउंट। लेट्स से इसको स्टैंडिंग चार्ज ही मान लेना, एज्यूम इट एज एन स्टैंडिंग चार्ज, बस ये प्रोडक्शन की यूनिट्स पे चार्ज हुआ है। ठीक है, इसको भी हम स्टैंडिंग चार्ज की तरह ही ट्रीट करेंगे, बस ये प्रोडक्शन की यूनिट्स पे चार्ज हुआ है ऐसा मान के हम इसको चल रहे हैं। ठीक है, बस यही कर सकते हैं हम, क्योंकि इंस्टीट्यूट की मैथ में अलग ट्रीटमेंट है और मैं उसको गलत भी नहीं बोल सकती क्योंकि ना इसका कोई भरोसा नहीं है, ये वाली सिचुएशन को इंस्टीट्यूट कैसे भी जस्टिफाई कर सकता है। सो इट्स बेटर कि जैसा इंस्टीट्यूट चार्ज कर रहा है वैसा ही हम फॉलो कर लें। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू डेप्रिसिएशन हो गया। वेजेस जो है, वेजेस हम कैसे चार्ज करेंगे? वेजेस के लिए बोला गया कि भाई सेटअप के टाइम पे सिर्फ वो एक मशीन हैंडल करेगा, तो मैं बोलूंगी कि भाई पर आवर बेसिस में 24 डिवाइडेड बाय 8 दैट इज इक्वल टू 3 रुपीज पर आवर यहाँ पे आएगा सेटअप के अंदर। बस और कुछ तो हमको करना नहीं है। यहाँ पे 1.39 और 3.39 को प्लस करेंगे तो ये आएगा 7.98। ये बन गया मेरा सेटअप के केस में मशीन आवर का रेट। नाउ मूविंग टूवर्ड्स कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ जॉब। हमारे पास जॉब 1102 है, जॉब 1038 है, तो उन दोनों का सेटअप और ऑपरेशन का टाइम अलग अलग दिया हुआ है, तो उसके हिसाब से अब पर आवर रेट बस हमको यहाँ पे लगाना है। ठीक है, सेटअप कॉस्ट यहाँ पे हम 80 आवर्स लगा रहे हैं,
यहाँ पे हम 40 आवर्स लगा रहे हैं। अगर मैं यहाँ का देखूँ ऑपरेशन के टाइम पे, ऑपरेशन के टाइम पे यहाँ पे मैं 130 आवर्स दे रही हूँ, यहाँ पे मैं 160 आवर्स दे रही हूँ। अगर मैं इसके हिसाब से कैलकुलेट करूँ 80 आवर्स के हिसाब से सेटअप कॉस्ट होगा 7.98 इज इक्वल टू 638.40, है ना। नेक्स्ट अगर मैं ऑपरेशन के लिए निकालूँ तो ऑपरेशन के लिए मेरा रेट है 6.98 इज इक्वल टू ये मेरे पास आ जाएगा 907.40, 1545.80 मेरा यहाँ पे बन जाएगा टोटल कॉस्ट ऑफ जॉब। सिमिलर वे में मैं यहाँ पे भी मशीन आवर का रेट लगा के टोटल कॉस्ट ऑफ जॉब निकाल सकती हूँ 7.98 एंड 6.98। ये आपके पास आ जाएगा 319.20 एंड यहाँ पे आ जाएगा 1016.80, दैट इज इक्वल टू 143600। ठीक है, तो ये आ गए हमारे पास अलग अलग जॉब की वैल्यूज। हमने सारा का सारा क्वेश्चन अच्छे से किया, बस एक चीज में यहाँ पे प्रॉब्लम है, दैट इज डेप्रिसिएशन चार्जेस, जो कि हमने चार्ज किया एज पर द इंस्टीट्यूट मैट। ये जरूरी हो जाता है क्योंकि देखो इसका जो ट्रीटमेंट है ना, इसको हम पूरा गलत नहीं बोल सकते कि इंस्टीट्यूट ने तो गलत किया है। इंस्टीट्यूट का इसके पीछे का रीजन कुछ और हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए इस चीज के हिसाब से हमको इंस्टीट्यूट के मैट को ना फॉलो करना इज नॉट गुड, क्योंकि अगर कोई मिस्टेक होती कैलकुलेशन में वाली चीज हम नहीं फॉलो करेंगे इंस्टीट्यूट की। पर ये सिचुएशन ना उन्होंने प्रीवियस स्टडी मैट में भी रखा और नए स्टडी मैट में भी सेम चीज रखी है, बिल्कुल चेंज नहीं किया, तो वी ऑल्सो कांट चेंज इट। ठीक है, इसको हमको सेम तरीके से फॉलो करना पड़ेगा। मे बी इंस्टीट्यूट का इसके पीछे का रीजन कुछ और होगा, इसीलिए ये ट्रीटमेंट अलग है ना, तो हम इसको फॉलो करेंगे सेम जैसा इंस्टीट्यूट के मैट में दिया हुआ है। ठीक है, सो इसी के साथ हमारा ओवरहेड का चैप्टर पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। आपको क्या करना है, आपको बनानी है एक छोटी सी समरी। आप 2 पेजेस तक लेके जा सकते हैं, क्योंकि आई नो ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, तो इसके लिए 2 पेजेस लग जाएंगे आपकी समरी के। आराम से समरी बनाओ और मेरे को समरी शेयर करो एट CMA पलक शर्मा टेलीग्राम चैनल पे, ताकि मैं इसको बाकी सारे स्टूडेंट्स के साथ टेलीग्राम चैनल @CMA जंक्शन पे शेयर करूँ। ठीक है, तो बाकी सारे स्टूडेंट्स की भी हेल्प होगी और साथ साथ आपका भी रिवीजन हो जाएगा, इसलिए एक समरी जरूर बनाना। विद दैट हम आज की क्लास को एंड करते हैं। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई हो और कल मिलेंगे विथ 1 न्यू चैप्टर। टिल देन हैप्पी लर्निंग।